आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी वो हिस्सा जो बताता है कि भारत असल में है क्या, कहाँ तक है। शीर्षक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बिल्कुल। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। हाँ, और ये जानकारी सीधे वहीं से है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इसका मतलब जानना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि संविधान की शुरुआत में ही, मतलब एकदम पहले ही, देश का नाम, उसकी प्रकृति, उसका जो भौगोलिक विस्तार है, हाँ, उसे इतनी सटीकता से बताना जरूरी क्यों था। सही सवाल है। नींव है ये। हाँ, सुनने में लगता है कि ठीक है, नाम और एरिया बता दिया, पर संविधान की पूरी इमारत इसी पर खड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि इस नींव में क्या खास है। जरूर। तो शीर्षक फिर से दोहराते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें सबसे पहले ध्यान जाता है संघ शब्द पर, यूनियन। जी संविधान सभा में तो काफी बहस हुई थी इस पर, है ना? हाँ, काफी हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने यही शब्द क्यों चुना? राष्ट्र क्यों नहीं, या देश, या फिर अमेरिका की तरह फेडरेशन? मतलब इस एक शब्द में ऐसा क्या वजन है? ये सवाल बिल्कुल सही जगह चोट करता है। क्योंकि संघ शब्द का चुनाव वो कोई महज संयोग नहीं था। अच्छा। जी हाँ, ये एक बहुत सोचा समझा निर्णय था। अच्छा। संविधान सभा की बहसों में ये साफ किया गया, खासकर डॉक्टर अंबेडकर ने बताया हाँ। कि भारत एक संघ है, पर ये अमेरिकी मॉडल वाला फेडरेशन नहीं है। अच्छा, उसमें क्या फर्क है अमेरिकी मॉडल और हमारे संघ में? देखिए, अमेरिकी फेडरेशन जो है वो राज्यों के बीच एक समझौते, एक एग्रीमेंट का नतीजा है। हाँ। जिसका मतलब ये हुआ कि सैद्धांतिक तौर पर राज्य चाहें तो उस समझौते से अलग हो सकते हैं। हालांकि अमेरिकी गृह युद्ध ने इसे व्यावहारिक रूप से नामुमकिन बना दिया, पर सिद्धांत तो यही था। ठीक है। लेकिन भारत के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने जोर दिया कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। जीरो। कोई अधिकार नहीं, मतलब ये अटूट है। बिल्कुल। इसीलिए भारत को अक्सर कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हाँ, ये मैंने सुना है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि संघ यानी भारत वो हमेशा एक रहेगा, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो अविनाशी है। ठीक। लेकिन जो राज्य इसके हिस्से हैं, मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनकी सीमाओं को, इनके नाम को, यहाँ तक कि इनके अस्तित्व को भी बदला जा सकता है। संसद बदल सकती है। जी हाँ, राज्य विनाशी हैं पर संघ अविनाशी। ये भारत की एकता और अखंडता पर जबरदस्त जोर देता है। खासकर उस समय की पृष्ठभूमि सोचिए, जब देश का विभाजन हुआ था। हाँ, वो तो था ही। तो संविधान निर्माता भविष्य में किसी भी तरह की अलगाववादी सोच को रोकना चाहते थे। समझ गई। ये विनाशी राज्यों का विनाशी संघ वाला विचार तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, आपने कहा संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। जी। ये कैसे होता है? क्या इसमें राज्यों से पूछा नहीं जाता, उनकी कोई भूमिका नहीं होती? पूछा जाता है, लेकिन देखिए, ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 में बताई गई है। अनुच्छेद 3, ठीक है। हाँ, ये संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर कई काम कर सकती है। जैसे किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके नया राज्य बना सकती है, या दो राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, यहाँ तक कि नाम भी बदल सकती है। अच्छा, ये सब संसद कर सकती है, पर प्रक्रिया क्या है? क्या राज्य विधानमंडल कुछ कहते हैं? हाँ, प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल, मतलब विधेयक, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं हो सकता। ओके। और अगर बिल किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम पर असर डाल रहा है, तो राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं। हाँ। उनका मत जानने के लिए। हाँ, राय लेने के लिए। जी, राय लेने के लिए। और राज्य विधानमंडल को एक तय समय में अपनी राय देनी होती है। फिर उस राय का क्या होता है? यहीं पर महत्वपूर्ण बात है। संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है, मतलब राय ले ली पर मानना जरूरी नहीं। बिल्कुल। संसद उसे स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। ये प्रावधान केंद्र को राज्यों के पुनर्गठन के मामले में, मतलब फाइनल डिसीजन लेने की शक्ति देता है। अच्छा, तो राज्यों की सुनी जाती है पर अंतिम फैसला संसद का। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, मतलब जहां ये शक्ति इस्तेमाल हुई हो? अरे बिल्कुल, कई उदाहरण हैं। आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम तो था 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। हाँ, भाषा के आधार पर जो हुआ था।
जी हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं बड़े पैमाने पर फिर से तय की गईं। फिर 1960 में देखिए बम्बई राज्य था, उसे महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। हाँ, सही। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। और हाल के वर्षों में देखें तो सन 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। हाँ, वो भी याद है। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ। हाँ, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि संसद ने अनुच्छेद 3 के तहत अपनी शक्ति का कैसे इस्तेमाल किया है। तो ये विनाशी राज्यों वाली बात एकदम साफ हो जाती है इन उदाहरणों से। जी, जबकि भारत एक अविनाशी संघ बना रहता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई संघ की बात और राज्यों की प्रकृति। अब आते हैं शीर्षक के दूसरे हिस्से पर, राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ, जब संविधान कहता है भारत का राज्य क्षेत्र, तो इसका मतलब क्या है? इसका दायरा कहाँ तक है? क्या इसमें सिर्फ वही राज्य आते हैं जिनकी सीमाएं संसद बदल सकती है? नहीं, देखिए, भारत का राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया से ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कैसे? भारत संघ में तो सिर्फ राज्य आते हैं, स्टेट्स। ठीक है। जबकि भारत का राज्य क्षेत्र में, जैसा कि अनुच्छेद 13 में बताया गया है, ठीक है। 3 तरह की चीजें शामिल हैं। 3 चीजें कौन सी? पहली, राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। ये वही इकाइयां हैं जो संघीय व्यवस्था में भागीदार हैं, जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारें हैं, यूपी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल वगैरह। ठीक है, ये तो समझ आया। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। हाँ, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़। बिल्कुल, ये वो क्षेत्र हैं जो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन होते हैं। इन्हें बनाने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे आपने कहा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी, हाँ। अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की सामरिक या भौगोलिक स्थिति, या फिर पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड। केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और तीसरा क्या था? तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। अर्जित किए जाएं मतलब भविष्य में। जी। ये एक बहुत दूरदर्शी प्रावधान है। ये भारत सरकार को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी तरीके से, जैसे कोई संधि करके या खरीद कर या जीत कर, कब्जा करके या किसी और मान्य तरीके से नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति देता है। अच्छा, तो ये भविष्य की संभावनाओं के लिए है। क्या भारत ने आजादी के बाद इस तरह से कोई क्षेत्र अर्जित किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। इसके मुख्य उदाहरण है फ्रांस के साथ संधि हुई थी 1954 में। हाँ। उसके तहत पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम भारत में शामिल हुए। अच्छा, ये फ्रांस के थे पहले? जी। फिर पुर्तगाल के कब्जे में थे गोवा, दमन और दीव। उन्हें 1961 में सैन्य कार्रवाई से मुक्त कराकर भारत में मिलाया गया। हाँ, गोवा लिबरेशन। बिल्कुल। और फिर सिक्किम का मामला है। हाँ। सिक्किम पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था, प्रोटेक्टोरेट। हाँ। वहां के लोगों की इच्छा और एक जनमत संग्रह के बाद 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। ओह, तो ये सब अर्जित क्षेत्र के उदाहरण हैं। जी हाँ। तो ये जो राज्य क्षेत्र शब्द है ना, ये भारत की पूरी कानूनी और भौगोलिक सीमा को परिभाषित करता है। मतलब वो पूरा इलाका जिस पर भारत की संप्रभुता है, जहां भारत के कानून लागू होते हैं। सही, और जिसके निवासियों को भारतीय नागरिकता मिलती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान तय करता है। समझ गए। तो ये सिर्फ राज्यों की एक लिस्ट या केंद्र शासित प्रदेशों की गिनती नहीं है। नहीं, ये भारत नाम की जो इकाई है, उसकी पूरी कानूनी और भौगोलिक परिभाषा है, और इसमें भविष्य के विस्तार की संभावना भी है। बिल्कुल। ये वाकई संविधान की शुरुआत के लिए एक बहुत मजबूत आधार तैयार करता है। एकदम। आप अनुच्छेद 1 को ही देखिए, वो क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहीं पर देश के 2 नाम दिए गए, इंडिया और भारत। हाँ, ये भी दिलचस्प है। दोनों नाम क्यों? ये भी संविधान सभा में काफी बहस के बाद हुआ था। एक तरह का समझौता था जो आधुनिक नाम इंडिया और पारंपरिक नाम भारत दोनों को स्वीकार करता है। अच्छा। और फिर ये स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 1(3) बताता है कि इस संघ का राज्य क्षेत्र क्या होगा, जिसमें वो 3 श्रेणियां हैं: राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। जी। तो ये पहले कुछ अनुच्छेद मिलकर ही भारत की पहचान, उसकी प्रकृति
और उसके विस्तार को एकदम स्थापित कर देते हैं। ये नाम वाली बात भी शायद भारत की विविधता को समेटने का एक तरीका था, है ना? इंडिया भी, भारत भी। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता अलग अलग मतों और पहचानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे। उनका लक्ष्य एक ऐसा ढांचा बनाना था जो भारत की जो जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हकीकत है उसको समेट सके और साथ ही देश की एकता को मजबूती दे। हाँ, और देश की एकता को मजबूती दे। संघ शब्द का चुनाव, राज्य क्षेत्र की ये व्यापक परिभाषा, ये सब उसी कोशिश का हिस्सा हैं। ये वो कैनवस तैयार करते हैं जिस पे फिर नागरिकता, मौलिक अधिकार, सरकार की संरचना, बाकी सब कुछ चित्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर जब हम संविधान के इस पहले भाग को देखते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या ज्योग्राफिकल ब्यौरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका लीगल एक्सप्रेशन है, कानूनी अभिव्यक्ति। सही कहा। ये बताता है कि भारत राज्यों का एक अटूट संघ है, इसकी एक परिभाषित सीमा है और ये सीमा भविष्य में बदल भी सकती है। अर्जित क्षेत्रों के मामले में। हाँ, अर्जित क्षेत्रों के मामले में। जबकि राज्यों की अंदरूनी सीमाएं संसद बदल सकती है। ये देश की एकता और अखंडता की नींव है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि संविधान का ये शुरुआती हिस्सा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कितना गहरा और कितना महत्वपूर्ण है। जी। हमने देखा कि संघ शब्द का चुनाव भारत की अविभाज्यता, उसकी एकता पर जोर देने के लिए था। ये इसे एक खास किस्म का संघीय ढांचा बनाता है। और राज्य क्षेत्र की परिभाषा वो न सिर्फ आज के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करती है, बल्कि भविष्य में जो क्षेत्र अर्जित किए जा सकते हैं उनको भी समेटती है। हाँ, भारत की कानूनी और भौगोलिक संप्रभुता को स्थापित करती है। और इससे एक बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि संविधान के शब्द जो हैं वो महज कानूनी औपचारिकता नहीं होते। उनके पीछे एक इतिहास होता है, एक दर्शन होता है। हाँ। और भविष्य के लिए एक दृष्टि, एक विजन होता है। संघ, राज्य क्षेत्र, इंडिया दैट इज भारत, ये सब शब्द मिलकर उस विचार को परिभाषित करते हैं जिसे हम भारत कहते हैं। बिल्कुल। और ये प्रावधान ये भी दिखाते हैं कि कैसे संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, जो देश की परिस्थितियों के साथ विकसित होता है। जी। जिसमें विकसित होने की क्षमता है। जैसा हमने राज्यों के पुनर्गठन और नए क्षेत्रों के अधिग्रहण के उदाहरणों में देखा। सही कहा। ये शब्द राष्ट्र की पहचान को आकार देते हैं और उसके भविष्य की दिशा तय करने में मदद करते हैं। निश्चित रूप से। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। देखिए, जिस तरह संविधान देश के राज्य क्षेत्र को, उसकी सीमाओं को परिभाषित करता है और ये परिभाषा देश के शासन और पहचान के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। उसी तरह अगर हम अपने व्यक्तिगत या सामुदायिक जीवन में देखें तो हम भी तो कई तरह के क्षेत्र या सीमाएं बनाते हैं। हाँ, बनाते तो हैं। चाहे वो हमारे घर की सीमा हो, हमारे सामाजिक दायरे हों, हमारी सोच की अपनी सीमाएं हों, या आजकल हमारी डिजिटल पहचान का दायरा हो। सही बात है। तो ये परिभाषाएं, ये सीमाएं हमारे जीवन को, हमारे रिश्तों को, हमारी खुद की पहचान को कैसे आकार देती हैं? क्या ये हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं या कभी-कभी सीमित भी कर देती हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। जी। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।